तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बहस संसद के अंदर जारी है। एक एक करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद खड़े होकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार ये कह रही है कि बड़ी साफ नीयत के साथ हम इस बिल को लेकर आए हैं जिसमें गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाजिया आलमी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के नेता हमारे साथ स्टूडियो में है, कंचना यादव आरजेडी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में है और नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कंचना यादव जी आप ही से कर लेती हूं। सरकार ने आज बिल रख दिया, अभी तक तो हवाई बातों पर खूब चर्चा हुई, खूब आप लोगों ने शंकाएं जाहिर की कि मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है। अब जो बातें सरकार ने बताई, आप बताइए इस बिल पर आपको क्या आपत्ति है? पॉइंटेड जवाब दीजिए। देखिए, हम पॉइंटेड जवाब ही देंगे। अभी तो हमने सुन रहे थे अनुराग ठाकुर जी को, ऐसा लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं। ये हो गया, कांग्रेस ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये खा गया, उसने ये। कोई सदन में भाषा है? ना कोई तथ्य आपके पास, ना कुछ है। आप कहते हो आपने डिजिटाइजेशन कर दिया है, आप कितनी बार पेपर मांगेंगे? एक बार जब आप 100% आपने नोटिस भी दे दिया है, आपने ये सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया है कि डिजिटाइजेशन 100% हो गया है वक्त की प्रॉपर्टी का, तो आप फिर से आपको पेपर क्यों चाहिए? और हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, 2009 में के रहमान कमेटी की जो रिपोर्ट 2012 में आई थी, कुछ रिकमेंडेशन पहले आए थे, तो 2009 के चुनाव में इनके मैनिफेस्टो में प्रॉपर लिखा हुआ था कि 355 से ज्यादा प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसपे सरकारों का कब्जा है अन्य अलग अलग प्रदेशों में, उस प्रॉपर्टी को हम जब सरकार में आएंगे, हम मौलाना से जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं इस्लाम के, उनसे कंसल्ट करके बात करके हम उनकी जमीन उनको वापस दिलाएंगे। आखिर में नहीं, मुझे 3 आपत्ति बताइए ताकि उन आपत्तियों पर मैं जवाब शाजिया आलमी जी से ले सकूं और ये पता चल सके कि ये बिल वाकई में सरकार बदनीयती से लेकर आई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है, हाँ। और इस पे सबको आपत्ति है कि कौन से अन्य धर्मों में कि राजनीतिक जो गुरु होते हैं या ट्रस्ट जो है, जो मंदिर का ट्रस्ट हो, गुरुद्वारा का ट्रस्ट हो, उसमें किसी और गैर धर्म का हो, उस धर्म से किसी और का हो। यहाँ पर मेजोरिटी किसको किया जा रहा है? मेजोरिटी आरएसएस के लोगों को बैठाएंगे। देश के मुसलमानों के लिए बिल आया है कंचना जी, आज चूंकि देश के मुसलमानों के लिए बिल आया, तो मैं तो आपसे यही चाहूंगी कि आज का हम दिन पूरा देश के मुसलमानों को डेडिकेट कर दें और वक्फ संशोधन बिल पर ही चर्चा कर लें बिना किसी कंपैरिजन के। तो आप चलिए यही समझा दीजिए कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं अगर सदस्य बन जाएंगे इस बिल के, तो समझाइए मुझे क्या बिगड़ेगा? क्या 2 समुदाय के लोग, हिंदू मुसलमान, एक साथ बैठकर भाईचारे के साथ कोई फैसला नहीं कर सकते? आपने ना बिल्कुल सही सवाल किया और मैं एक सवाल पलट के आप ही से करती हूँ। अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट जब बन रहा था, क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, उसमें जो 3 आईएएस ऑफिसर होगा, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाएगा वो हिंदू ही होना चाहिए, दूसरा जो यूपी से रहेगा अधिकारी वो भी सिर्फ हिंदू ही होना चाहिए, और जो डीएम होगा ना, मैम सुन लीजिए, यही तो प्रॉब्लम है। आप 10 सेकंड दीजिए, सुन लीजिए। आप पूरी बात, जो डीएम होगा ना, गुजारिश की थी कि आज हिंदू मुसलमान न करके प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम वही है, सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आप सुनना नहीं चाहती। प्रॉब्लम यही है कि किसी भी धर्म में दूसरे के धर्म के लोग क्यों इंटरफेयर करें? अगर हिंदू में कोई नहीं इंटरफेयर कर रहा है, अगर क्रिश्चियन में कोई नहीं इंटरफेयर कर रहा है, अगर सिखों के धर्म में कोई नहीं इंटरफेयर कर रहा है, तो मुसलमानों के धर्म में ही क्यों इंटरफेरेंस? कंचना जी, बस इतना समझाना है कि गैर मुस्लिम अगर लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो इंटरफेयर क्या होगा? यानी आप ये कह रही हैं कि इस देश में एक मुसलमान और एक हिंदू बैठकर कोई फैसला नहीं ले सकता। दीजिए ना, मंदिर में आज भी देश का 80% जो आबादी है, 90% सिर्फ 1-2 जाति को छोड़कर आज भी ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं हो सकता। सब लोग बाहर हैं। आप रिफॉर्म करेंगे तो हर जगह करेंगे ना मालिक। हम तो यही तो आपसे कह रहे हैं, आपको टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की चर्चा की, आज वक्त की चर्चा नहीं कर पा रही हैं। टारगेट पे मुसलमान क्योंकि उनकी जमीन चर्चा करनी है, आपको छीनना है, क्योंकि उनकी जमीन करेंगे आज कंचना जी। हिंदुओं पर चर्चा आप किसी और दिन करिएगा, बिल्कुल करिएगा। मैं आपको बुलाऊंगी, आप बताइएगा कि हिंदुओं के धर्म में अगर सिर्फ काउंटर ही लेना है ना, अगर सिर्फ काउंटर ही लेना है कंचना जी, तो बोर्ड यानी कि वक्फ बोर्ड और मंदिरों के जो प्रशासन होते हैं, मंदिरों के जो प्रशासन होते हैं, मंदिरों के जो बोर्ड होते हैं, उसमें अंतर होता है। कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम दाखिल हो रहा है। शाजिया जी, इस बात का जवाब दीजिए। शिकायत नहीं आई, बात नहीं सुनेंगे। शिकायत नहीं आई, क्या शिकायत? आपकी शिकायत नहीं आई। आप मुझे ये नहीं समझा पाई कि सरकार की बदनीयत क्या है। मैं समझना चाह रही हूँ, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। फिर आ रही हूँ शाजिया जी, एक सेकंड। नहीं समझना नहीं चाहती। अरे मैं समझना चाह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, लिख रही हूँ। अगर मेरा धर्म है, अगर मेरी आस्था है, हमारे धर्म का ट्रस्ट है, तो हमारे धर्म की ज्यादा जानकार मैं होंगी, कोई और धर्म का नहीं हो सकता।
मैं हिंदू धर्म से अगर मैं हूँ तो हिंदू धर्म की जानकारी मुझे ज्यादा होगी, न कि अन्य धर्मों के लोगों की। कंचना जी ने आज ये साफ कर दिया कि एक मुस्लिम और एक हिंदू बैठकर एक साथ कोई फैसला नहीं ले सकता, है ना, कोई भाईचारा नहीं है इस देश में। आप ये बता रही हैं, आप ये बता रही हैं, आप ये बता रही हैं, एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल दिया गया था कि कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में जब आजम खान करते हैं तब। खैर छोड़िए मैडम, शाजिया इल्मी जी बात यही है ना, नहीं कोई सवाल, कोई आपत्ति नहीं है आपके पास। शाजिया जी आप ही इस आपत्ति का जवाब दीजिए, और आपत्ति का जवाब दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप ये प्रूफ नहीं कर पा रही हैं कि अगर गैर मुस्लिम, दोनों चीखेंगे नहीं हो पाएगा ना, दोनों चीखेंगे नहीं हो पाएगा, दोनों चीखेंगे नहीं हो पाएगा। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप ये मुझे प्रूफ कर दीजिए कि अगर दो गैर मुस्लिम सदस्य अगर वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगे तो इससे कुछ बदल जाएगा। आप तो पहले इस देश की असल भावना पर आप ही वार कर रही हैं, इस देश की मूल भावना पर आप वार कर रही हैं। शाजिया जी लोगों को जमीन देने की कोशिश आपत्ति नहीं आई। शाजिया इल्मी जी आपत्ति जताने के लिए जो जताई गई है कि गैर मुस्लिम आपने शामिल क्यों किए वक्फ बोर्ड? आपने ख्वातीन को बुलाया है जो लगातार चीख चिल्ला रही हैं और जो सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है और दुनिया भर की बातें कर रही हैं। मंदिर में क्यों ये सवाल जब पूछा जा रहा है कि क्यों कोई गैर मुस्लिम बोर्ड नहीं हो सकता है, उसका जवाब महिलाएं पुजारी क्यों नहीं है? अच्छा जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। पर चर्चा कर रही हूँ, आज मंदिरों पर चर्चा नहीं है, शायद आपको टॉपिक नहीं पता है ना। वक्फ का अगर आपने विरोध किया है तो आपको वक्फ का विरोधी बताना होगा मुझे। बोले शाजिया, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी अभी। शाजिया जी बोले प्राची जी, लगातार इनकी आवाज आ रही है, खातून लगातार चीख चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, तो आपको रोकना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। बोले शाजिया जी बोले। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके जरिए प्राची जी आपके सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ कि वक्फ की जो बॉडी है वो बाकायदा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी बॉडी है, सरकार द्वारा बनाई हुई बॉडी है, कोई धार्मिक बॉडी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये क्या हो रहा है प्राची जी? आपको रोकना पड़ेगा। बोलिए बहुत ही मुश्किल है बोलना क्योंकि लगातार बोलिए शाजिया जी बोलिए। कोई वो खातून इतनी रो पीट रही है क्योंकि उनका वो देखिए हर एक मौजू के बारे में जानकारी, अपने संविधान के बारे में जानकारी और जो मौजू है इसके बारे में जानकारी अगर हो और तफसील से आप जानते हो तो आप नहीं ऐसा बातें करेंगे और इस तरह का आप अपने आप के साथ मजाक नहीं होने देंगे। सबसे पहले वक्फ बॉडी जो है एक प्रशासनिक बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम है प्रबंधन को देखना, मैनेजमेंट को देखना, रजिस्ट्रेशन को देखना, ऑडिट को देखना, रखरखाव का देखना। और इसी के चलते ये धार्मिक बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बल्कि एक वाहिद स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी इंडिया में है जिसमें कहा जा रहा है कि धार्मिक आधार पर लोगों को रखा जाएगा। ये ऐसा कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। तो ये मैडम जो है रो पीट रही थी और ये बात आप नहीं समझा पा रहे हैं। खत्म कर लो बात को, मैं खत्म कर लूं। अरे मुझे मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, आप मुझे 20 सेकंड तो दीजिए। अच्छा आप बताइए, आप बोर्ड में कह रहे हैं इनको दिक्कत है कि प्रशासनिक बोले देखिए, अगर ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए है, रेगुलेशन के लिए है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर कोई हमारे हिंदू या सिख या क्रिश्चियन भाई हो? दूसरी, इसमें ना तो किसी को नमाजें पढ़वानी है, ना तो इमामत करनी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रबंधन, रेगुलेशन। और दूसरी बात, इनको क्या लगता है, ये कह रही हैं आपके चैनल पर प्राची जी, ये खातून ने कहा है कि किसी हिंदुओं का होना है यानी कि वो नाकाबिले एतबार है। क्या कह रही है? हिंदुओं का होना इनके लिए नाकाबिले एतबार ही मानती है हिंदुओं को, तो क्यों कोई मुसलमान वोट दे अखिलेश यादव को? ठीक है ना मुसलमान वोट दे तेजस्वी यादव को? आपकी नियत बड़ी साफ है, आपकी सरकार सुबह से बता रही है। हाँ, जब भी पेश किया गया तब भी आपने बताया कि भारतीय है। शाजिया जी एक सेकंड, उनके पास भी जाना है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप लोग समझाने में कामयाब क्यों नहीं पाते हैं विपक्ष को? आप क्यों नहीं बता पाते हैं कि हम जो बिल लेकर आ रहे हैं वो बड़ी साफ नीयत के साथ लेकर आ रहे हैं? आप पर शक क्यों हो जाता है?
किसी को शक नहीं। देखिए एक पूरी ब्रिगेड बैठी है जिसका पूरा दारोमदार इसी मुसलमान को गरीब, पिछड़ा और पूरी अंधकार में रखने से है। पूरा सरोकार, इनकी पूरी जो है, इनकी पूरी सत्ता, इनकी पूरी ताकत उस मुसलमान को गरीब और मजलूम रखने से है। आपको लगता है इतनी आसानी से जाने देंगे अपनी जागीरों को किसी गरीब मुसलमान के लिए? आपको क्या लगता है किसी गरीब मुसलमान की फिक्र है? हिंदुओं को तो छोड़िए, ये अपने गरीब मुसलमानों के साथ, महिलाओं के साथ क्या करते हैं? में बोल रहे थे और आपकी नीयत पर ही उन्होंने सवाल खड़े जो किए। है शाजिया जी, मैं सवाल ले लेती हूँ। नाहिद लारी खान जी, देखिए आरजेडी की प्रवक्ता से तो पूछ रही थी, वो नहीं समझा पाई, सवालों के जवाब नहीं थे, वो डिबेट छोड़कर जा चुकी हैं। आप ही समझाइए नाहिद जी। मैं लिखने के लिए बैठी हूँ, पेन भी है, पेपर भी है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार क्या बदनीयती कर रही है। बताइए इस बिल में क्या खराबी आपको लग रही है? नाहिद लारी जी। प्राची जी, मैं शांति से सबको सुन रही थी और चूंकि ये एक अहम मुद्दा है और सीरियस मैटर है, इसलिए बीच में कोई इंटरप्ट ना करे और साहित्यिकी से सबकी बात सुननी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने में रजिस्ट्रेशन की बात करें कि 6 महीने में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा नहीं होगा तो ये वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। जहां जो रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी कौन होंगे? बीजेपी के ही तो बैठाए हुए अधिकारी होंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन 10 सालों में नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्रेशन 6 महीने में कैसे संभव है? एक बात। दूसरी बात कह रहे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की बात करें तो क्या पैमाना है इनका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स का? ये कैसे तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है? जरूरी नहीं कि हर मुस्लिम 5 वक्त नमाज पढ़े, जरूरी अरे रोजाना प्रैक्टिस कर रहा, रोजाना फतवे जारी करती हैं। अरे भाई देखिए, मैंने अभी कहा मैंने। शाजिया जी बीच में नहीं। हाँ, नहीं प्राची जी नहीं, मैंने रोक दिया नाहिद जी, रोक दिया। मैं बड़े आराम से बात कर रही हूं, आप भी रोना शुरू कर दीजिए। रोइए, चीख के रोइए। चलिए, थैंक यू। देखिए, फिर दूसरी बात, मैंने आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की बात बताई कि क्या पैमाना है। बीजेपी के लोग कैसे, सरकार कैसे तय कर सकती है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं? तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि गैर मुसलमान को, देखिए जो वाजिब बात है, जो सही बात है कि ना कोई गैर मुसलमान वक्फ में शामिल हो सकता है और ना कोई गैर सनातनी किसी मंदिर या ट्रस्ट में या हिंदू ट्रस्ट में शामिल हो सकता है। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी भी एडवाइस है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर ट्रस्ट बना था, उसमें जो आबादी मूलवासी 72% पिछड़े दलित आदिवासी, उनकी आबादी के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया बीजेपी सरकार ने, जबकि उनके हाथ की चीज थी। हम तो एडवाइस कर रहे हैं कि उसमें भी 72% पिछड़े दलित आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से शामिल करें और मंदिर और जो भी धार्मिक स्थल है उन सब पिछड़े दलित आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से पर मेरा एक काउंटर सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिएगा। मैं बता दूं कि 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा? 1 मिनट मैडम, इतनी जल्दी, 1 सेकंड, इतनी जल्दी प्राची जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो जाएंगे, आपके के पास वो कहीं नहीं जा रही। बात तो कंप्लीट, आगे कंप्लीट करिएगा, आगे कंप्लीट। नहीं, ज्यादा नहीं इकट्ठा होंगे। हाँ, तो रुकिए ना 1 सेकंड। रजिस्ट्रेशन की आपने बात कही, 6 महीने की रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रही हैं, यानी आप ये कह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं है इस देश में। कोई व्यवस्था नहीं है इस देश में कि रजिस्ट्रेशन हो जाए 6 महीने के अंदर। और मान लीजिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गलत फैसला हो गया तो इस देश में अदालतें तो है ना नाहिद जी, उनके पास तो जाइएगा, उन पर तो यकीन करिएगा ना। अब मैं बता दूं, हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, बोले ना। जो रजिस्ट्रेशन 10 साल में नहीं हुए तो वो 6 महीने में होना कैसे संभव है, जबकि अधिकारी भी आप ही बैठाएंगे। अभी मैं गरीब की भी बात सुन रही थी, लेकिन जो हमारी प्रवक्ता है, तो चेंज किया जा रहा है ना, मालूम ही नहीं है कि वक्फ में गरीब के लिए नहीं तो होता। गैर मुस्लिम नहीं था नाहिद जी। देखिए, अब बीच में देखिए, इस तरह से नहीं बात होगी। प्राची जी प्लीज कंट्रोल योर डिबेट्स। नाहिद जी, क्योंकि एक पॉइंट मुझे भी समझना है। अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे तो अभी तो सब कुछ वक्फ के पास था, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, सरकार ने 7 राइट्स दे रखे थे, तब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर्टीज का, तो इसीलिए संशोधन जरूरी था। अच्छा, इसलिए संशोधन जरूर, तो हम कह रहे हैं इसमें भी संशोधन कर लीजिए ना। जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें भी पिछड़े दलित आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से 72% आबादी के हिसाब से शामिल कर लीजिए। जो 6% जिनकी आबादी, उनको उसमें शामिल कर लीजिए। मंदिरों में, मठों में, सब जगह 72% जिनकी आबादी, उनकी आबादी के हिसाब से शामिल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन पर आपकी आपत्ति थी तो पहले रजिस्ट्रेशन पर स्टिक रहती। अब मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपने बुलाया प्राची जी, और अगर आप सुनना चाहती है बात तो सुनिए। मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा फैक्ट्स पर बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा।
अरे बोलने तो दीजिए, बोलिए बोलिए, बोलने तो दीजिए, बोलिए। देखिए गरीबों की भी बात हो रही, तो ये शायद देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा जो मुझे नॉलेज है आपको बता दूं वो नॉलेज। धड़ाम से देखिए वक्फ की जो संपत्ति जो वक्फ होती है वो दो होती है। एक वक्फ देखिए किस किस्म की बात है, एक वक्फ अलल औलाद होती है, यानी कोई अपनी संपत्ति को वक्फ कर रहा है, वाकिफ तो इस नियत से कर रहा है कि उसकी संपत्ति को उसके आने वाली पुश्त जो है खुर्द बुर्द ना करे, उसके बेनिफिशियरी रहे, उसमें वो रेंट पे चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ लखनऊ की बात करें, उसको दुकानें रेंट पे चढ़ी हुई हैं, घरों को रेंट पे दे रखा है, लेकिन वो अपनी संपत्ति बेच नहीं सकते। इसको कहते हैं वक्फ अलल औलाद। ज्यादातर संपत्तियां वक्फ अलल औलाद पहले के लोग करते थे। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं गरीबों की मदद, देखिए गरीबों की मदद की बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ पर जो वक्फ होता है इसमें चैरिटी दो तरह से होती है, स्ट्रेट गरीबों को नहीं दिया जाता है। ये कोई मैंने सिस्टम आपको नहीं है बोलने वक्फ तो का। दिया। अब ये देखिए एक नाहिद जी, misconception आपत्ति बार-बार बतानी मीडिया है, में आप चल रहा है कि मुझे स्ट्रेट गरीबों वक्फ को के संपत्ति प्रावधान दिया बता रही हैं, जाता है। आपको देखिए, बिल में क्या मैं आपत्ति है आपको ये आपत्ति बतानी बता है, रही हूँ, आप मुझे आप बता सुनना रही नहीं चाह रही हैं हैं। कि क्या कैसे वक्फ किया जाता है, क्या नियम अरे होते हैं भाई, वक्फ करने के। अरे मैडम, आज तो वक्फ बिल पर बोलने का टाइम है, अपनी अरे आपत्तियों तो को वही तो बताने मैं का बता टाइम रही है, हूँ। क्योंकि आपकी आपत्तियों पर ही प्राची जी, सवाल करूंगी आज प्राची मैं। जी, सुन तो सत्य ले। प्रकाश मिश्रा जी, एक बड़ा अरे छोड़िए पॉइंटेड सवाल मत कराया करिए ना आप लोग डिबेट। जो नाहिद जी ने बोला। मत कराइए, आप अच्छा, बोले कंप्लीट करें, वीडियो प्रवक्ता से बात करिए, कंप्लीट आपको करें। सुनना ही नहीं है। बोलिए आप नाहिद जी मैं बोले। ये कह रही हूँ, मैं जो ये कह रही हूँ कि जो गरीबों को मदद की बात होती है, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, वो चैरिटी इस तरह से होती है कि ऑर्फनेज बना दिया। जैसे यहाँ अमीनाबाद में है दारुल यतामा, ये यतीम खाना बना है, इससे जो यतीम बच्चे अनाथ बच्चे वहां रहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिए बहुत कम दरों में। देखिए 6 मिनट बोलने, आप इससे ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। नाहिद जी, आपसे बात कर रही हूँ कि आज बिल पर बात करिए, अपनी आपत्तियों पर बात करिए, ना जाने क्या क्या बता रही हैं। एक शिकायत नहीं बता पाई, एक आपत्ति नहीं बता पाई हैं आप नाहिद जी, तबकि आप तो सब कुछ फैक्ट बात करने वाली प्रवक्ता है, लेकिन कुछ नहीं बता पा रही हैं। जवाब दीजिए अब सत्य प्रकाश मिश्रा जी। उनको शिकायत है गैर मुस्लिम की एंट्री क्यों? नहीं हूँ कि दूसरों के धर्म में अच्छा, भी अपना दिमाग लगाने लग बोलिए। जाओ। नाहिद जी थोड़ा सा मौका दीजिए हमें। नहीं बोलती हूँ नाहिद जी, मैंने आपको सुना। आप लोग को हर घर में बोलना है। नाहिद जी, मैंने आपकी एक आपत्ति को सुना है, उस पर मैं अपनी राय रख दूं। ये इतिहास का एक बहुत मोड़ पर खड़ा है भारत, और ये एक नया अध्याय शुरू करेगा भारत में कि जमीन से संबंधित वक्फ बोर्ड का जो भी बिल आया है वो इसको पारदर्शी बनाएगा। और मैं विपक्ष की पार्टियों से एक छोटी सी लाइन कहूंगा कि अंधेरों से कह दो जरा उजालों से टकराना छोड़ दे, निकला सूरज उम्मीदों का है, राह भटकाना छोड़ दे, बादलों की आड़ से सूरज डूबता नहीं, याद रख। संपत्ति थोड़ी है और सुन, आपके जेब से निकली गुमराह हुई करने संपत्ति का है नहीं, खेल ये आपके जेब बचकाना में छोड़ दे। संपत्ति आने नाहिद जी, वाली आप है। बोल रही थी, मैं बहुत आपकी शांति से सुन संपत्ति रहा था। आपके जेब में आने अरे वाली नाहिद जी, आप बोल रही थी, मैं शांति से सुन रहा था। धैर्य रखिए, मैं तू और आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। अरे धैर्य रखिए। बताइए वक्त से आपसे क्या मतलब? मुसलमानों नहीं, अरे उनके आप पास। धैर्य तो रखिए, हम आ रहे हैं आपके बिंदु पर, शांत होइए तो बता दें। एक छटाक तिनका भी आपको धैर्य नहीं है आज। मिलने वाला। नाहिद नाहिद जी, बहुत आदर से आप दूसरों को सुनिए। मिश्रा जी अपनी प्रॉपर्टी, अरे सुन लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है नाहिदा जी, सुन तो लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। थोड़ी आवाज कम करिए नाहिद जी, आप बोलिए। देखिए कितना उजाला आ जाएगा। नाहिद जी के पास आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, बस पॉइंट करनी। हमारी पार्टी के नेता ललन सिंह जी ने स्पष्टतः सदन में कहा है कि ये गरीबों को जो वक्फ में वंचित करने की एक व्यवस्था लगातार 70-75 सालों से रही, उनको हक दे जाएगा। ये जो जमीन कब्जाए हुए लोग बैठे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों को बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से कब्जा कर बैठे हैं, उनसे छुड़ाने का एक रास्ता क्लियर होगा। इनका एक आरोप है जो आरजेडी की प्रवक्ता छोड़ के डिबेट गई और नाहिद जी का, कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्या। साजिया इल्मी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, यह एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन है कि वक्फ बोर्ड की कुछ जमीनें दान में मिली हैं, उसको एडमिनिस्टर करना है। और धार्मिक संस्था, मस्जिद, मजार, खानका से गैर मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं रहेगा। बिल में स्पष्ट यह प्रस्ताव सुझाव जनता दल यूनाइटेड ने भी दिया था, टीडीपी ने भी दिया था, सरकार ने सुझाव को मान लिया। तो मस्जिदों में कोई इंटरफेरेंस नहीं, मजार पर कोई इंटरफेरेंस गैर मुस्लिमों का नहीं, और न खानका पर। और इस तरह के जितने धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहां इबादत होती है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, उस पर कोई लेना देना गैर मुस्लिम समाज का नहीं है।
अब आइए कि आप बिल्कुल चाहते सही। कि मंदिर में गैर मुस्लिम क्यों नहीं है। मंदिर एक धार्मिक संस्था है और मंदिर का कंसेप्ट है भारतीय लॉ में, उसको स्वी जेनेरिस कहा जाता है, मतलब भगवान स्वयं उस जमीन का मालिक है, कोई दूसरा मालिक नहीं है। उसके नाम पर ट्रस्ट मेंटेनेंस करता है और टैक्स भारत सरकार को जमा करता है। वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन का बिल आया आज सदन में पेश हुआ और तमाम नेताओं ने ये बात रखी है कि मुस्लिम समाज को लगातार गुमराह करने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की रही है, उनके चेहरे से ये बिल उनको बेनकाब करता है, क्योंकि हजारों करोड़ की जमीनें उन पार्टियों के नेताओं ने अपने चेले, चमचों और शिष्यों को बांट के रखा है। वो सारा पारदर्शी एक पोर्टल पे होगा। नाहिदा जी, जमीन का रजिस्ट्रेशन जब होगा आपको भी पता चलेगा कि किस वक्त पे किस व्यक्ति ने कितनी जमीनें दान की और किस मकसद से की और उससे कितनी संपत्ति आ रही है और वो किस मकसद से खर्च की जा रही है। अच्छा था, लेकिन आपने भी आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाकर रखा। आपने भी दिल की धड़कनें बढ़ाई एनडीए में कि आप साथ हैं कि नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुस्लिम संगठन उनके पास मिले थे, सुझाव मिला था, जेपीसी में जनता दल यूनाइटेड ने उन सुझावों को रखा, वो सुझाव मान लिए गए। और जब सरकार में कोई दल शामिल है, केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी, ललन सिंह जी, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, तो सरकार एक मत से सामने आती है। हम बहुत उत्तेजना की अवस्था में नहीं आना चाहते थे। सदन में आज आदरणीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पर धारा पर चल के काम किया है, यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम समाज को गुमराह करना सेकुलरिज्म नहीं है, वो स्यूडो सेकुलरिज्म है। नाहिद जी, अपनी प्रॉपर्टी कुछ गरीब को दे दो। अरे मैडम आपको पता नहीं है, थोड़ा पढ़ के आइए। सुनना है सवाल। आज सवालों से बड़े भाग रहे हैं आप लोग। आपकी साथी से पूछा, वो भी चली गई। आपसे भी पूछ लेती हूँ फिर से एक बार, पूछ लेती हूँ मैडम। गैर मुस्लिम अगर बोर्ड में एंट्री कर रहे हैं तो उससे क्या बदलेगा? बोलिए। करेगा महिला भी। आप नाहिदा जी महिलाओं के एंट्री के खिलाफ हैं, बोरा समाज के एंट्री के खिलाफ हैं, पासमंदा समाज जो देश का सबसे बड़ा समाज है, गरीब समाज है, पिछड़ा समाज है मुस्लिम में, वक्फ बोर्ड में उसकी एंट्री के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं? कुछ लोगों के पॉकेट का झुनझुना बना रहे वक्फ की जमीन, भारत के चंद लोगों की मुट्ठी का सिक्का बना रहे वक्फ जमीन। वक्फ बोर्ड अब व्यापक परिभाषित हुआ है, देश जानेगा और मुस्लिम समाज को लोगों को भी समझने में थोड़ा बहुत समय तो लगे गया था, क्या पता नाहिद जी को भी समझने में थोड़ा टाइम लगे। नाहिद जी, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ मैडम, समझा दीजिए कि जो कुछ सरकार ने प्रावधान किए हैं उनमें क्या गलत है, बस एक पॉइंट बताइए मुझे। प्राची जी मुझे आप प्लीज इतना समझा दीजिए कि वक्फ से आखिर गरीबों की मदद कैसे करी जाएगी। आप पहले मुझे ये समझा दीजिए, आप तो बहुत ज्ञाता हैं, आप मुझे बताइए कि वक्फ की संपत्ति से गरीब की कैसे मदद करनी नहीं है ना। अच्छा, दिक्कत ही है। आप पहले देखिए, जवाब नहीं है आपके पास। आज बताइए, आज नाहिद जी के पास, आपको बड़ी आज नाहिद जी के पास कोई सवाल नहीं है रखने के लिए, एक भी सवाल नहीं पूछा आपने, सिर्फ आए बाएं साएं बात करने लगी। एक सवाल तो पूछ लेते हैं ताकि जवाब लेती सत्ता पक्ष से। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया।